सुबह बखैर नाजरीन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आज 28 नवंबर सन 2024 जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आज की सुबह भी बखैरियत से ही अभी तक गुजरी होगी और आज का पूरा दिन भी बखैरियत ही गुजरेगा। आज सुबह सुबह आपके सामने जब आए हैं तो प्रोग्राम है सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज के इस मॉर्निंग शो में मुसलसल खबर, तजिया, तबसरा होगा। न सिर्फ हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि इन हालात वाक़ात के बीच बात दिल्ली की भी होगी, बात अदालतों की भी होगी, और थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मौसम के मिजाज की भी खबर से आपको बाखबर करें। यानी हर पल खबर तह तक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां खबर, तजिया और तबसरा हर पल आपके साथ है। ये वो राब्ता और रिश्ता है जहां पर आप हमारे साथ इनबॉक्स में आकर अपनी आरा हम तक पहुंचाते हैं, प्रोग्रामों के बारे में बात रखते हैं और दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर और मुल्क के हालात रखने की कोशिश करते हैं। तो ये प्यार, मोहब्बत, तनकीद का सिलसिला बराबर जारी रखिएगा। कोशिश करेंगे कि आज की नशरियात में मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एक मारूफ स्कॉलर है, उनसे गुफ्तगू का आगाज भी होगा, और फिर जब आखिरी पड़ाव पर चलेंगे तो आज ज़रूर कोशिश करेंगे कि 2-4 फ़ोन कॉलर्स को भी शामिल प्रोग्राम करें, ताकि उस वादे को पूरा किया जाए जो हम इस प्रोग्राम में करते हैं कि आखिरी चंद मिनट पर हम कोशिश करते हैं कि जनाब सूरत हाल हुकूमत की नज़रों के सामने भी आए। तो फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे पर सबसे पहले चलते हैं। गौर कुछ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ, जिसके बाद अहम और बड़ी खबर पर आते हैं, क्योंकि मामला अब बड़ा होता हुआ जा रहा है। मामला कौन सा बड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, सियासत किस तरीके की होगी, और आज पूरे मुल्क के अंदर इस खबर के आने के बाद सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 28 नवंबर है। मुल्क की आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंदा मालूमात वाक़ात जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करते हैं। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1821 में पानामा ने खुद के स्पेन से आज़ाद होने का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1853 में ओलंपिया को वाशिंगटन सूबे की दारुल हुकूमत ऐलान किया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1885 में बरतानवी फौज ने मांडे पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1893 में न्यूजीलैंड में कौमी इंतखाबात में पहली बार ख्वातीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1895 में अमेरिका में पहला ऑटो रेस मुकाबला शुरू हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1912 में अल्बानिया को 400 बरसों की गुलामी के बाद टर्की से आज़ादी मिली, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1938 में ईरान ने फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1966 में डोमिनिक रिपब्लिकन ने आईन इख्तियार किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में अरब ममालिक ने पुर्तगाल को तेल देने पर पाबंदी लगा दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1990 में सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ली कियान यू ने 31 साल बाद इस्तीफा दिया। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1966 में कैप्टन इंद्रानी सिंह एयरबेस A-300 तैयारे को कमान करने वाली पहली खातून बनी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 28 नवंबर साल 1997 में वज़ीर-ए-आज़म I.K. गुजराल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, वो आज ही का दिन था और साल था 1997। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 28 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया, लेकिन खबरों में आज क्या कुछ है बताएंगे पहले इशफाक। चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं। और मामला ज़रा इंतहाई अहम और हसास है, क्योंकि जिस मामले से हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं, ये मामला अदालत का है। क्योंकि अदालत के अंदर एक दरख्वास्त चली गई है, जिस दरख्वास्त को माना गया है और नोटिसें भी जारी हुई है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का संबल का इलाका, जहां पर शाही मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। अभी वह मामला ठंडा ही नहीं हुआ है, एक और मामला सामने आया है। और अब की बार ख्वाजा
मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह को लेकर मामला सामने आया है और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के अंदर एक अर्जी दाखिल कर दी गई है और उस अर्जी को मंजूर भी किया है। कोर्ट की तरफ से अर्जी को कबूल किया गया है और दरख्वास्त दहंदगान का मानना है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन मंदिर के नाम पर तब्दील किया जाए और आसार कदीमा और दीगर महकमा जात को नोटिस जारी करते हुए यहां पर खुदाई का काम शुरू किया जाए, जिसके बाद अदालत ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया। और फिलहाल खबर यह है कि आसार कदीमा ASI के डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज को, यानी जो अक़लियती अमूर की वजारत है उसको, और फिर खुदामाने ज़ियारत जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, उस कमेटी को भी नोटिस जारी कर दिया है। और नोटिस क्या जारी कर दिया है कि जनाब 20 दिसंबर को इस हसास मामले की समाअत अदालत के अंदर होगी। याद रखिएगा, अभी अजमेर का मामला सामने आया है और यह मामला तब सामने आया जब संभल की मस्जिद का मामला अभी हल नहीं हुआ था। और याद रखिएगा, पिछले साल सितंबर के महीने में इसी तरीके की एक दरख्वास्त सामने आई थी और उस वक्त उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब की बार हिंदू सेना की तरफ से अजमेर यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह को शिव मंदिर करार देने की दरख्वास्त दे दी गई है। अदालत की तरफ से 20 दिसंबर को इस पूरे मामले पर दोबारा समाअत होगी। अजमेर की वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पिटीशन को सुना गया। पिटीशन फाइल की गई थी विष्णु गुप्ता की तरफ से, जो नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू सेना के। इनकी तरफ से जो बहस सामने रखी गई उसमें यह कहा गया था कि जनाब समन जारी किया जाए दरगाह कमेटी को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, आसार कदीमा को, क्योंकि ये दरगाह जहां पर बनाई गई है ये दरअसल एक मंदिर है और इसे बाज़ाब्ता तौर पर मंदिर का दर्जा दिया जाए और यहाँ पर तमाम तर हकूक जो है वो हिंदुओं को तखफीज किया जाए और कमेटी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। याद रखिएगा, 20 दिसंबर को अब इस मामले की समाअत होगी और लगातार ये मामला जो है वो चल रहा है। सिविल सूट बन चुका है ये और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर जो दरगाह कमेटी है उनकी तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि जो विष्णु गुप्ता है इसने इससे पहले भी इस तरीके की कोशिश की थी, नाकाम हुए थे, लेकिन अब की बार एक मुनज़्ज़म तरीके से दोबारा आए हैं और इसका भरपूर दिफा जो है वो किया जाएगा। संकट मोचन महादेव मंदिर नाम रखा जाए, ये दरख्वास्त के अंदर लिखा गया है। अब देखना होगा कि आसार कदीमा मस्जिद कमेटी, ये जो दरगाह की कमेटी है और जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है वो इस ज़िमन में क्या रुख इख्तियार करती है। अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सईद सरवर चिश्ती का मानना है कि पिटीशनर ने इससे पहले भी 3 साल कबल इसी तरीके की कोशिश की थी, तब भी हार चुके थे। उसके बाद दोबारा अदालत चले गए और अब की बार भी अदालत चले गए हैं। ताहम हमारी ये कोशिश रहेगी कि सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए और हालात वाक़ात को ध्यान में रखते हुए अदालत के सामने हर एक चीज़ को रखा जाए। याद रखिएगा, अजमेर शरीफ की दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि गैर मुस्लिम भी यहाँ पर आ रहे हैं और न सिर्फ गैर मुस्लिम यहाँ आ रहे हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी यानी अक्रॉस द वर्ल्ड, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अल्बानिया, चेचनिया से भी यहाँ पर लोग जो आते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था यहाँ पर जोड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ बनी है। शाही मस्जिद संभल का मामला अभी सुलझा नहीं था, ऐवान के अंदर पिछले 3 दिन से कार्रवाई हो नहीं रही है और आज ये नया मामला सुर्खियां पकड़ रहा है, जिस दौरान अदालत के अंदर केस को कर दिया गया है। अदालत ने अर्जी गुजार की अर्जी को मान लिया है। 20 दिसंबर को हाजिर रहने के लिए कह दिया गया है आसार कदीमा को, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ को और अजमेर दरगाह के मुंतज़मीन के लिए नोटिस जारी कर दी है। 20 दिसंबर को अब इस केस की समाअत अदालत के अंदर होगी और देखना होगा क्या अदालत आसार कदीमा महकमे को खुदाई या जांच करने की कोई तहकीक का हुक्मनामा जारी करेगी और अगर यह हुक्मनामा जारी होता है तो सूरत हाल किस तरीके से कंट्रोल में करनी है, क्या कुछ करना है। एक बड़ा मामला पेचीदा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, उस बीच ये बैक टू बैक चौथा इंसिडेंट है जब अदालत के सामने अजमेर दरगाह का मामला सामने आया है और ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी की दरगाह को लेकर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि इसे हिंदू मंदिर करार दिया जाए, तमाम हकूक जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। इस ज़िमन में अर्जी
दे दी गई है और अर्जी को कबूल भी किया गया है और 20 दिसंबर अब इस केस की समाअत होगी। तो चलिए नाजरीन, ये थी खबर अजमेर दरगाह के हवाले से। बढ़ती आगे बात, जरा एक और बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं, जहां पर अब एक 3 रोज़ा इजलास होने वाला है और उस मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सल और नक्सल से लेकर खालिस्तान पर बातचीत होगी। और बातचीत इस 3 रोज़ा इजलास के अंदर DGPs, IGPs और उसके साथ साथ ही PM मोदी इसमें शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह और NSA अजीत डोभाल वो भी इसमें शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी, आपको बताते चले, जिसमें मिलिटेंसी और उसके साथ साथ ही नक्सलवाद, लाहदगी पसंदी और खालिस्तान, इस पर बातचीत की जाएगी। और इस कॉन्फ्रेंस में जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, इसमें मोदी के अलावा, वज़ीर आज़म मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और NSA अजीत डोभाल इसमें शिरकत करेंगे और साथ ही साथ करीब 200 से ज़ायद अफसरान उसमें शिरकत करेंगे। पुलिस अफसरान इसमें शिरकत करेंगे। DGP IGP रैंक की ये मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है 3 रोज़ा, जिसमें वर्चुअली भी शिरकत होगी और साथ ही साथ फिजिकली तौर पर भी इसमें इन अफसरान की शिरकत होगी। बड़ी खबर किससे? रोज़ा इजलास कल से भुवनेश्वर के अंदर शुरू हो रहा है और इस इजलास के अंदर इंतहाई अहम मामला ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। एजेंडे के अंदर जहां जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा, वहीं पर सूरत हाल को देखते हुए नक्सल इलाकों के अंदर साथ साथ जो खालिस्तान वाला उन्सर है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से सूरत हाल को काबू पे किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और साथ साथ कौमी सलामती के मुशीर इस अहम तरीन 3 रोज़ा इजलास के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। कमोबेश 250 डायरेक्टर जनरल पुलिस, IGP रैंक के अफसरान बराह रास्त भुवनेश्वर के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर यह खिताब होगा और तकरीबन 200 के करीब ऐसे अफसरान होंगे जो वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट यानी LWE ये एक बड़ा मसला है। प्रो खालिस्तान ग्रुप्स, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इस तरीके की सूरत हाल पर तबादले ख्याल होगा। कल से रोज़ा इजलास, 3 दिन का इजलास जो है वो भुवनेश्वर के अंदर होगा और इस इजलास पर तमाम नजरें रहेंगी जब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर एक के बाद एक यहाँ पर खिताब करेंगे। बात दिल्ली की हो रही है तो जरा बात ऐवान की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मामला लोकसभा का है। ताबिश कमाल हमारे साथ इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। जरा फटाफट से जरा पहले ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, ये जो DGP IGPs की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपडेट करें जी, ये इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या और एजेंडे में है और कब वज़ीर आज़म साहब इसमें खिताब करेंगे, क्या टाइमिंग इस सिलसिले में आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए अशफाक साहब, इसकी तमाम जो टाइमिंग्स है वो आ चुकी है। जो कॉन्फ्रेंस है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होनी है, कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर ही कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम जो तैयारियां वहां कर ली गई हैं। MHA के जो हमारे सोर्स हैं, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के जो हमारे सोर्सेज हैं, उनसे उनके जराये के हवाले से जो खबर हमें मिली है, यहाँ पर तमाम जो तैयारियां वो की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट 2 दिन में रहेंगे। हालांकि इसका जो इनॉग्रेशन है वो खुद गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे और इसका जो मेन मकसद है वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर जो सूरत हाल है उस पर बातचीत की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इलाके को लेकर के 2014 में शुरुआत हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में इसके अंदर जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसको लेकर के बहुत कई अहम पॉइंट आउट किए, अधिकारियों से बातचीत की। वो जब से लेकर के अब तक ये हर साल इसी तरह से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और इसके अंदर अलग अलग तरह से अधिकारियों को इन्वाइट किया जाता है। DGP IGP रैंक के अधिकारी होते हैं और नए ऑफिसर्स, लगभग 200 से 300 के करीब ऐसे नए ऑफिसर्स को जोड़ा जाता है जिनके आइडियाज को लिया जा सके और उन आइडियाज पे काम किया जा सके। इसमें डोभाल के अलावा जो बड़ी एजेंसीज हैं उनके जो आला अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको नए अधिकारियों से आइडियाज मिलते हैं और उनके साथ आइडियाज शेयर किए जाते हैं। इस बार बहुत अहम इसलिए रहने वाला है क्योंकि 3 नए टॉपिक इसके अंदर जुड़े गए हैं। पहला तो खालिस्तानी जो आतंकवाद बढ़ा है उसको जोड़ा गया है। दूसरा, इसमें जो IB जो इंटेलिजेंस है उसको जोड़ा गया है और साथ ही AI यानी जो AI कंप्यूटरीकृत होता है उसको जोड़ा गया है। ये नए अहम
तीन चार चीजें जोड़ी गई हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। लास्ट में संडे को इसको लास्ट कंक्लूड करेंगे और संडे को प्राइम मिनिस्टर अपना मैसेज तमाम देंगे। साथ ही इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज ये होती है कि जो नए अधिकारी होते हैं उनको यहाँ आने का मौका मिलता है और अपनी जो बात है सीनियर अधिकारियों के सामने रखते हैं, जिसको ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इतवार को वजीर आजम साहब इससे खिताब करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मामला है, क्राइम का भी मामला है। आप बने रहेंगे हमारे पास, क्योंकि एक और खबर पर भी आपके पास आएंगे। जरा बात पार्लियामेंट सेशन की भी करते हैं, जहां आज पार्लियामेंट का तीसरा दिन है और 2 दिन हंगामे की नजर हो चुके हैं। और इस हंगामे के बीच आज क्या कुछ हो रहा है इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि खबर यह है कि पार्लियामेंट का इजलास जारी है और पार्लियामेंट के इजलास का आज तीसरा दिन है। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ मामलात है, जहां पर अडानी वाला मामला है, संबल वाला मामला है और उसके साथ साथ वक्त वाला मामला है। दीगर मामलात पर भी लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही है कि सरकार को घेरा जाए। सरकार की तरफ से कल लगातार कोशिश की गई थी कि ऐवान के अंदर कार्रवाई को चलाया जाए, लेकिन नाराबाजी और हंगामे के बीच पहले स्पीकर ने चंद वक्त के लिए इसको सस्पेंड कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, रोक दिया था कार्रवाई को। उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो स्टिंग चेयरमैन की तरफ से भी काफी कोशिश की गई थी कि सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट रही, जिस दौरान न तो क्वेश्चन आवर हुआ और ना ही जीरो आवर के दौरान कोई काम हो पाया। और सूरत हाल न सिर्फ लोकसभा की इस तरीके की है बल्कि राज्यसभा पे भी सिचुएशन इसी तरीके की बनी हुई है। ताबिश कमाल, जरा अपडेट करें। इतला ये है कि आज भी मेंबरों की तरफ से सूरत हाल को उबारा जाएगा और स्पेशली ये जो अजमेर वाला मामला कल से सुर्खियों में बना है और अभी थोड़ी देर पहले जिस खबर को हमने भी ब्रेक किया है, माना जा रहा है कि आज अक्रॉस द पार्टीज बहुत सारे मेंबर्स की तरफ से इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया जाएगा। और ये एक और हथियार विपक्ष के हाथ में मिला है, अपोजिशन के हाथ में मिला है, जिसको लेकर आज हंगामा हो सकता है ऐवान के अंदर। आप खबर पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त मेरे पास एक और नोटिस आया है जो कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। इसमें एक बार फिर उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर के यूएस कोर्ट का हवाला देते हुए इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भेजने के साथ साथ इस पर चर्चा की मांग की है। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा लगातार उठाती है। सबसे अहम मामला इस पर आज आया है वो अजमेर का मामला है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी है सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर देश भर की तमाम मस्जिद और मज़ारों के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। और अपोजिशन लीडर्स अब ऐसा लगता है कि जैसे संभल के बाद अजमेर घटना को लेकर के आज पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि जो वर्शिप एक्ट है उसका बार बार यहाँ पर उल्लंघन किया जाए, ऐसे में ये नहीं होने दिया जाएगा। पहले से ही संबल का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ चल रहा था। संबल के मामले को लेकर के लगातार अपोजिशन सरकार को घेर रहा था। वैसे में अजमेर की घटना आने के बाद से कहीं ना कहीं एकदम से अपोजिशन को कहा जाए तो बैठे बैठे एक और मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच एक बार फिर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक है जिसमें तय किया जाएगा कि आखिर आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से करनी है। ये बात साफ है कि अडानी मुद्दे को लेकर के रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के एमपी है उन्होंने एक बार फिर नोटिस दिया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भेजने की इन्होंने मांग की है। और साथ ही ये कहा है कि इस मामले को लेकर के सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि अजमेर और संभल की घटना इसको लेकर के अपोजिशन पूरी तरह से तैयार है। तीसरा सबसे अहम जो मामला है वो मणिपुर का है जिसको लेकर के सरकार अभी भी खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने अपनी ठीक है जी। ताबिश कमाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और मुद्दा अजमेर दरगाह का भी मिल चुका है और इस बीच हंगामा होने के आसार है। कांग्रेस की तरफ से हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हमारी इतलात टीएमसी और दीगर मेंबरों की तरफ से भी मीटिंग्स का सिलसिले का आगाज हो गया है दिल्ली के अंदर। और इजलास शुरू होने से पहले पहले ही मोशंस या नोटिसें जो है वो स्पीकर को सौंप दी जाएगी। बात असेंबली लोकसभा की चल रही है। जरा बात उस हसास मामले की भी करते हैं जिसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया था, यानी मामला वक्त तरमीमी बिल का, अमेंडमेंट बिल जो थी। और खबर यह है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच जिस तरीके की रस्साकशी बनी हुई है, इस बीच वक्फ बिल को अब की बार टेबल नहीं किया जाएगा, यानी जो तरमीम शुदा बिल लानी थी उसको नहीं रखा जाएगा। बिल को फिलहाल अगले सेशन तक डेफर करने की बात सामने रखी जा रही है। रात देर गए जो इजलास ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हुआ था उसमें इस बात का फैसला लिया गया कि हुकूमत से मजीद वक्त लिया जाएगा क्योंकि कुछ अहम और संगीन मामलात है, आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसको लेकर हतमी राय कायम नहीं हो पा रही है कुछ हसास मामलात पर। इसलिए
फिलहाल मजीद वक्त जो है वो लिया जाएगा। पैनल की सरबराही भारतीय जनता पार्टी के रुकन जगदम्बा पाल कर रहे हैं, जिन्हें यह काम सौंपा गया था कि 29 नवंबर तक आपने अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट सबमिट करना है। ताहम खबर रसा इदारों के मुताबिक पाल और अरकान के बीच में तालमेल नहीं बैठा, जिसको लेकर कई अहम मामला उभर कर सामने आए और रियासतों के वक्फ बोर्ड को लेकर भी कई मकामात पर हसास सवालात हैं, जिनको देखते हुए अब यह फैसला लिया गया है फिलहाल मामले को आगे लिया जाएगा। और यह साफ कर दिया गया है कि वजारती माइनॉरिटी अफेयर्स को चंद सवालात भेजे गए हैं, जो सवालात तकरीबन 123 प्रॉपर्टियों को लेकर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से बाहर भी है। और यहां पर 1911 से लेकर जो वक्फ बोर्ड की क्लेम है कि ये प्रॉपर्टियां उनकी है, जबकि सरकार का मानना है कि ये प्रॉपर्टियां उनकी है, इसको लेकर भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। यहां पर इस तरमीम के कानून को रखने से पहले यहां पर भी इन चीज़ों को देखा जाएगा। उड़ीसा, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट बोर्ड्स जो है और वक्फ बोर्ड्स के दरमियान जो है वो तनाव बना हुआ है, इसलिए ये सवाल जो है वो देखे जा रहे हैं। इस बीच ये भी सवाल है कि लाखों खत लिखे गए हैं जगदम्बा पाल को, जहां पर उनसे कहा गया कि हमसे मिले, हम बात रखना चाहते हैं, उनको भी देखना होगा कि उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो फिलहाल खबर यह है कि शायद वक्फ तरमीमी बिल को इस सेशन के दौरान नहीं रखा जाएगा, लेकिन जब आगे वाला सेशन होगा, बजट सेशन जब आगे चलेगा, तो शायद उसमें इस बिल को दोबारा रखने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है कि वो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें शायद वक्फ तरमीमी बिल को फिलहाल नहीं रखा जाएगा और इसे डेफर किया जा रहा है अगले पार्लिमानी सेशन के लिए। उम्मीद है कि आज नोटिफिकेशन इस ज़मन में भी जारी हो सकती है। फिलहाल जो हमारे ज़राया इस जेपीसी के अंदर है, उनका मानना था कि रात देर गए तक फैसला इसी तरीके का बना हुआ है कि फिलहाल रिपोर्ट टेबल नहीं होगी, क्योंकि हसास मामलात हैं जिन पर अभी एक जैसी आवाज़ और एक जैसी बात सामने नहीं आई है। बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट का इजलास है, यहां तक हमने आपको बात बता दी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का हम रुख करेंगे। और जम्मू कश्मीर का जब हम रुख करेंगे तो जरा बजट सेशन से शुरुआत करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है जो कल चल रहा था और आज भी कई इलाकों के अंदर चल रहा है और 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। कहां पर यह क्रैकडाउन चल रहा है उस पर भी बात करेंगे और फिर मौसम के मिजाज से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो बैक टू बैक बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर की आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब जरा बात जहाँ हम सियासत असम्बली पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन के हवाले से जम्मू कश्मीर का जो बजट सेशन है उस सिलसिले में बातचीत जो बहस है वो की जाएगी और उसके साथ साथ ये जो बहस है वो 20 दिसंबर को ख़त्म होगी। आपको बताते चले जो जम्मू कश्मीर के अंदर बजट की जो बहस है, बजट को लेकर बहस है वो शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में बजट का जो बहस है वो 20 दिसंबर को शुरू होगा। जो PHE ट्रांसपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बजट प्रपोजल है, तजवीज़ है, उस पर बहस की जाएगी। उस पर 4 दिसंबर को ये बहस की जाएगी और उसके साथ साथ ही माली साल 2025-26 का जो जम्मू कश्मीर के लिए बजट होगा वो पेश किया जाएगा। इस बार जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर तकरीबन 6 सालों के बाद यानी कि 2018 के बाद 2018 में उस वक्त की PDP और BJP सरकार के दौरान वज़ीर ख़जाना उस वक्त की हसीब राबू की जानिब से वो बजट पेश किया गया था और उसके बाद ही 6 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर जो जम्मू कश्मीर का बजट होगा 2025-26 वो पेश किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी बजट की तैयारियों का आगाज हो गया और बाज़ाब्ता तौर पर 20 दिसंबर से 20 दिसंबर तक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करनी है, बजट डेलिब्रेशंस को कंक्लूड करना है और इत्तलात और खबरों के मुताबिक आज से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज़ भी हो गया है। 2025-26 के लिए बजट 6 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर बन रहा है। 4 दिसंबर को PHE ट्रांसपोर्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो है वो डिस्कशन का दिन रखा गया है। तमाम अब की बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार जब सैलरीज की बात कर रही है, जब बजट बनाने की बात कर रही है, तो साथ साथ ये भी देख रही है कि टेम्परेरी पोस्ट कितने क्रिएट हुए हैं फॉर रेगुलराइजेशन प्री 1994 और उसके बाद वो भी इसमें मांगा जा रहा है। फिर एडहॉक कितने हैं, कंसोलिडेट कितने हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल्स कितने हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो मांगी जा रही है ताकि हुकूमत के सामने एक मुकम्मल तौर पर खाका पेश हो, जिस खाके के अंदर ये पता लगे कि कहाँ पर किस तरीके से रेगुलराइज करना है, कहाँ पर किस तरीके से हमने उनके स्टेपन को बढ़ाना है या कहाँ पर किस तरीके से निज़ाम को दुरुस्त करना है। ये काम भी इसके साथ साथ ही चल रहा है। यानी जो खबरें पिछले कई दिनों से आ रही थी कि कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल या डेलीवेजर्स को लेकर हुकूमत एक बड़ा मंसूबा बना रही है, इस खबर के आने के बाद उस खबर की तस्दीक हो रही है कि हुकूमत यहाँ पर उसके साथ साथ ये काम भी कर रही है। जहाँ बजट एलोकेशंस को देखा जा रहा है, वहाँ बजट को अगर इन जुमरों पर खर्च किया जाए तो कितना पैसा चाहिए, वो साथ साथ इस हिसाब किताब में रखने की बात भी सामने आ रही है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बजट प्री बजट डिस्कशन तकरीबन 5 से 6 साल के वक्फे के बाद ये देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता दिनों जब हम प्री बजट डिस्कशन ताजरों के साथ कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर्स के साथ कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि अब की बार सरकार उनकी बात को सुनेगी और जो मामलात मसाइल है उसको हल करने के लिए एक राह और रास्ता ढूंढेगी। लेकिन सरकारी तौर पर जो कैलेंडर जारी किया गया है, क्या है वो कैलेंडर, कब किस डिपार्टमेंट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है? पहली बात यह है कि बजट का बुनियादी मकसद यही होता है कि ये एक पब्लिक एक्सपेक्टेशंस होती है, आवाम की तवक्कात होती है और इस पे लोगों की नजरें होती है और जो किसी भी स्टेट में या नेशन में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स की इस बजट पे सारी नजरें होती है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर के बजट का ताल्लुक है, ये इंतहाई अहम है क्योंकि ये यूटी का पहला बजट होगा और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ये करीबन 6 साल के बाद का ये पहला बजट होगा। और इस सिलसिले में कई रोज पहले ही फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू की गई और जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई प्री बजट डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस का आगाज करें। और बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता रोज यानी 27 नवंबर से शुरू हुई है प्लानिंग, मॉनिटरिंग और फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ। पहले सेशन में 12 बजे, दूसरा सेशन 2:30 बजे शुरू हुआ। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा और तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ ये जो डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस है ये 20 दिसंबर तक मुसलसल जारी रहेगी। और कुल मिला के ये जो प्री बजट डिस्कशंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, स्पेशली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हो रही है, इसमें एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कर्जा हैं या फिर जिस तरह आपने भी कहा कि मुलाजमीन का मामला है, पेंशनर्स का मामला है और प्री बजट रिवीजन पे इस तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कशंस हो रही है। और कुल मिला के तमाम डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक खाका, अपना एक स्टैट्स पेश कर रहे हैं इन मीटिंग के दौरान, इन डेलिब्रेशंस के दौरान, सो दैट कि जो असेंबली में
डिस्कशन होगा जहां पे टेबल किया जाएगा बाकायदा तौर पर इस बजट को। तो उस सिलसिले में पहले से ही इसकी तैयारियां की जा रही है और मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई है कि अच्छा, ये तमाम डेट्स आ डिपार्टमेंट्स गए हैं को कि कब कि किस वो महकमे की? ड्राफ्ट जैसे हमारे पास एक डेट आया था जिसमें ये कहा गया था कि तकरीबन मीटिंग जो होगी वो 4 तारीख को होगी, पीएचई, ट्रांसपोर्ट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो क्या प्री बजट मीटिंग्स को लेकर तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए डेट्स आए हैं? तो अगर वो हैं तो जरकंडी हमारे नाजरीन को भी बता दें। जी बिल्कुल, तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ जो है इमरान से रब्ता मुनक़ता हुआ है, उसके साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात जहाँ हम बजट के हवाले से करें, जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर जहाँ पर इस साल माली साल 6 साल के बाद ही 25-26 के लिए बजट पेश करना होगा, इस सिलसिले में तैयारियाँ की जा रही हैं और इस पर जो बहस है वो शुरू कर दी गई है। और 4 दिसंबर को जो महकमे पीएचई हैं और उसके साथ साथ ही दीगर कुछ महकमे जात हैं उनके हवाले से बातचीत की जाएगी। और जो बजट सेशन है, बजट की जो बहस है वो 20 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। इससे पहले 6 साल कबल 2018 के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया गया था। तब पीडीपी और बीजेपी की मखलूत सरकार थी। तब जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू उन्होंने ये बजट पेश किया था। इमरान, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। बिल्कुल, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो हर स्कीम के लिए असल अहदाफ और तखमीने साइंसी बुनियादों पर होने चाहिए, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीमों के हवाले से इसके तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी गई है। लेकिन जो बजट का शेड्यूल जारी किया गया है जिसमें 29 नवंबर 2024 को कबायली उमूर, इत्तलात और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके साथ होगी, 2 दिसंबर को कोऑपरेटिव सनत व हरफत और कानकरी महकमे के साथ होगी, 4 दिसंबर को अवामी सेहत इंजीनियरिंग यानी पीएचई डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होगी, 6 दिसंबर को जो है एक और ज़राअत, बागवानी और फूलबानी महकमे के साथ यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मीटिंग होगी। इसी के साथ साथ 9 दिसंबर को एक और मीटिंग होगी जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे के साथ होगी। इसके अलावा 11 दिसंबर को R&B डिपार्टमेंट और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट के और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होगी। 13 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक दही, तरक्की, खुराक, सिविल सप्लाई, उमूर सार्फिन और मेहनत व रोजगार महकमे के साथ होगी। 16 दिसंबर 2024 को यहाँ प्रोटोकॉल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म और इसके अलावा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होगी। इसी तरह से 18 दिसंबर को भी एक मीटिंग होगी जो कि सेहत व तिब्बी तालीम जिसमें स्कीम्स मौजूद होंगे। इसके अलावा GAD और लॉ एंड पार्लियामेंट अफेयर्स के साथ मीटिंग होगी। जबकि 20 दिसंबर को जो आखिरी मीटिंग होगी वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ होगी, होम डिपार्टमेंट के साथ होगी, साथ साथ उसमें जो है यहाँ पे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मालियात के जो महकमे हैं उनके साथ ये मीटिंग होगी। और कुल मिला के ये जो अलग अलग शेड्यूल जारी किए गए हैं और ये कल से ही ये आगाज हुआ है और इस सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट्स को पहले से ही हिदायत दी गई है कि बजट तखमीने 2024-25 में कोई मजबूरी प्रोविजन शामिल नहीं होना चाहिए। पिछले माली साल के असल अखराजात और मौजूदा माली साल के ताज़ा तरीन अखराजात को तफसीलात में शामिल करना जरूरी है। जारी और नए मनसूबों के दरमियान वाज़िया फर्क होना चाहिए। महकमों को हिदायत दी गई है कि वो सरमायाकारी की जरूरियात को पायदार तरक्याती अहदाफ यानी SDGs के साथ मुंसलिक करें ताकि इनके तमाम अहदाफ और इशारे हासिल किए जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अपडेट करने के लिए कि प्री बजट मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कोशिश हुकूमत की तरफ से ये की जा रही है कि हर मुमकिन सही डाटा उनके सामने हो। और ये तकरीबन 5-6 साल के वक्फे के बाद होगा जब ट्रेडर्स के साथ, ताजरों चैम्बर के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, आम लोगों के साथ डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मिलेंगे और मज़कूरा वजीर अगरचे खुद वजीर आला साहब है, शायद किसी को नॉमिनेट करेंगे, शायद वो इस पूरे मामले पर निगहबानी करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे इस मामले को। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सलामती सूरत हाल की भी आपके सामने रखते हैं जहां पर इत्तलात और खबर यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के 2 अहम इलाकों के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। बालाई वर्करों पर नजर रखी जा रही है और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है।
कठुआ और सांबा के अंदर इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर कि दोनों अजला के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि OGWs के जरिए से ही सरहद पार से हरकतें होती है। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है और अभी तक जो हमारे पास खबर है कि तकरीबन 10 के करीब मुश्तबे अफराद से पूछताछ की गई है, क्रैकडाउन किया गया है। 17 मकामात पर पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाइयां कल पूरे दिन हुई है और ये रेड्स कल जब हुई हैं तो कुछ हसास चीजें उनके हाथ लगी है, जिसको तहकीकात की जा रही है और माना जा रहा है कि आज भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। याद रखिएगा कि पुंछ, रजौरी, उधमपुर के अंदर गुज़श्ता दिनों भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापामारी हुई थी। जो OGWs हैं उनके घरों पर छापामारी हुई थी। तकरीबन 56 के करीब ऐसी जगह थी जहां पर यह छापामार कार्रवाइयां हुई थी और कल जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हुई, 17 मकामात ऐसे थे जहां पर कार्रवाई हुई और इतलात और खबरें ये हैं कि आज भी इस कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे साथ है। ऋषि, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। बॉर्डर बेल्ट के आसपास पहले ही जितने भी किरायादार हैं, जितने भी लोगों ने ज़मीनें किसी को दी हैं, उनकी तफसीलात जमा की जा रही है। कुछ लोगों के खिलाफ पर्चे भी लगे हैं, लेकिन अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सारे बॉर्डर बेल्ट के अंदर बहुत सख्ती के साथ काम किया है और ये जो OGWs का नेटवर्क बनने की कोशिश कराई जा रही है कि यहाँ पर नेटवर्क एक्टिवली काम कर सके और सरहद पार के इशारों पर वो काम करे, उसकी कमर तोड़ी जाए। इस ज़मन में खबर यह है कि कल भी छापामारी हुई है और आज भी मुख्तलिफ जगहों पर यह कार्रवाई जारी है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए गुरु साहब, आपको बता दें कि कल ADGP जम्मू जोन आनंद जैन जी ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आतंकियों के जो मददगार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं इनकी कमर तोड़ी जाएगी, जिसको लेकर रेड्स करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और उन्होंने रेड्स को लेकर भी कहा है कि रेड्स हमारी लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि जो भी आतंकियों के मददगार है उन्हें जो है अब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के चलते पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, न सिर्फ जिला सांबा बल्कि कठुआ जिला की भी बात करें तो कई ऐसी अलग अलग लोकेशंस हैं यहाँ पर छापेमारी लगातार की जा रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि समुदाय विशेष के कुछ ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तार जो है दूसरी तरफ भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर ये छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये साफ तौर पर कह दिया है कि सुरक्षा को पुख्ता करना है, किसी तरह का कोई रिस्क जो वो सुरक्षा को लेकर नहीं लिया जाएगा। और खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में कुछ बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं, शायद आप ये भी कह सकते हैं कि रोहिंग्या कुछ ऐसे यहाँ पर हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, खासतौर पर बॉर्डर बेल्ट की अगर बात करें तो इसी पर यहाँ पर अच्छा, पहले हमने ये देखा कि जिनकी जमीनें हैं, जिनके मकानों के अंदर किराएदार हैं, उनको लेकर DM की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया था। फिर हमने देखा कि BSF आउट ऑफ इज ऑन भी अपने बेल्ट के अंदर काफ़ी चौकन्नी है। अब की बार नाइट विजन डिवाइसेस लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके से ये जो धुंध और कोहरा होता है इसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो। अब की बार जम्मू कश्मीर पुलिस जिस फोरफ्रंट पर आई है और OGWs को निशाना बना रही है, क्या ये हम माने कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसको लेकर ये सारा ऑपरेशन पिछले 2-3 दिन से चल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने भी कुछ ऑफिसर से बात की है तो इनपुट कहीं ना कहीं साफ तौर पर था, जिसके चलते ये तमाम जो प्रोसेस है, ये तमाम जो प्रक्रिया है वो की जा रही हैं। और उन्होंने आनंद जैन जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो धुंध कोहरा है या सर्दियां, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हर बार रहता है। तो इस बार भी ये चैलेंज काफी बड़ा है, जिसको लेकर IB का अगर इलाका कहें तो वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो ऑलरेडी अपनी तरफ से कार्रवाइयों को अंजाम में ला रही है, जिसमें प्रशासन का सहयोग है, नाइट कर्फ्यू लगाना हो या फिर यहाँ पर जो है किराएदारों की वेरिफिकेशन करना हो या फिर यहाँ पर पूरे इलाके की आप कह सकते हैं कि जो सेंसिटाइज यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो किया जा रहा है और उसी को लेकर ये कार्रवाइयां उक्त जो है वो की जा रही हैं। सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से आतंकी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो घुसपैठ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से हुई है, क्योंकि आपने देखा कि अभी LOC पर बर्फबारी हो जाएगी तो ये IB का रास्ता जो वो इख्तियार करने की कोशिश जो वो करेंगे आतंकी, उसी को लेकर ये पूरा जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे मजबूत किया जा रहा है और OGWs को बख्शा नहीं जाएगा। एक रणनीति। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया। ऑपरेशन जारी है इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों जिला इलाकों के अंदर, चाहे वो कठुआ हो चाहे वो सांबा हो। न सिर्फ कठुआ सांबा बल्कि इतलात और खबरें ये है कि उधमपुर और दीगर मकामात पर भी सिक्योरिटी ग्रिड
को काफी सख्त कर दिया गया है। फटाफट से जम्मू कश्मीर की खबरों पर है हम, तो बात जरा मौसम के मिजाज की भी करते हैं और आपको फिर वेदर अपडेट से भी जरा अपडेट करते हैं, क्योंकि इतला और खबर यह है कि 3 बैक टू बैक मगरिबी हवाओं का असर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। अगरचि मैदानी इलाकों में इसका असर कम होगा, ताहम बालाई इलाकों में कल शाम से बाज़ाब्ता तौर पर बर्फबारी का इम्कान लगाया गया है। 3 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर होगा जम्मू कश्मीर के मौसम पर, और कहीं पर बारिशें और कहीं पर बर्फबारी का इम्कान कल शाम से लगाया गया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी के इम्कानात बांडीपोरा के बालाई इलाके, कुपवारा के बालाई इलाकों के अंदर कहा जा रहा है, और 29 नवंबर की शाम से यह सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और महकमे मौसमियात की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सयाह हो, ट्रैवलर हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, उन्हें इन बालाई इलाकों के अंदर जाते वक्त काफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। ताहम 29 की शाम से अगरचे मौसम का मिजाज जरूर बदलेगा, जो 2 दिसंबर तक रहेगा, 3 दिसंबर तक चलेगा। 2 और 3 दिसंबर के दरमियान भी इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक और असर जो है वो होगा 7 और 8 तारीख को, जिस दिन मैदानी और बालाई इलाकों में एक बार फिर बारिशों और बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम इन 2-3 डेटों को छोड़कर कुल मिलाकर अगले महीने में भी कोई बड़ी बर्फबारी की पेशेनगोई अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज इस तरीके का है कि यकबस्ता हवाएं जरूर हैं, लेकिन एज कंपेयर टू पिछले 2-3 दिनों में अभी वेदर अपडेट क्या है, क्या कुछ सूरत हाल है हम आपके सामने रखें। लेकिन दर्जा हरारत किस तरीके का रहा है पूरे इलाके के अंदर, जम्मू के अंदर दर्जा हरारत क्या रहा है, कश्मीर के अंदर दर्जा हरारत क्या है, तो फटाफट से एक नजर उस पर भी डालते हैं। श्रीनगर के अंदर रात का दर्जा हरारत -2.1 डिग्री, काजीगुंड के अंदर -3.0, कुपवारा के अंदर भी मनफी दर्जा हरारत रहा है 3, और पहलगाम में -5 और गुलमर्ग के अंदर -2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर कश्मीर प्रोविंस के ये 4-3-5 स्टेशन ऐसे हैं जहां पर मनफी दर्जा हरारत सबसे ज्यादा पहलगाम के अंदर देखने को मिला है। उसके फौरन बाद आगे बढ़ते हैं जी, सोनमर्ग चलते हैं तो -3.4 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी बहुत ज्यादा। कोकरनाग के अंदर 0.2, पुलवामा के अंदर भी -4.8 रात का दर्जा हरारत, बड़गाम के अंदर -3.6 और शोपिया में -5.5, यानी सबसे ज्यादा कम हरारत जो सबसे कम दर्जा हरारत जो है मनफी जो है वो पुलवामा के अंदर इन 5 इलाकों के अंदर, इन 5 स्टेशन के अंदर देखने को मिले। कुल मिलाकर ओवरऑल रात का दर्जा हरारत कोकरनाग को माइनस करके अगर आप देखेंगे तो मनफी चला गया, और 3, 4, 5 के दरमियान ये दर्जा हरारत रहा है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जम्मू की सूरत हाल रात भर क्या कुछ रहा है, 10 डिग्री रात का, और आज दिन में धूप रहेगी। बानिहाल के अंदर 8.7 रात का दर्जा हरारत, दिन में धूप रहेगी। बदरवाह के अंदर 1.2 रहा है, लेकिन बादल दिखेंगे, हल्की सी धूप भी होगी। कटरा के अंदर 9.2 डिग्री रात का दर्जा हरारत, लेकिन आज पूरे दिन धूप रहेगी। किश्तवाड़ के अंदर 3.9 डिग्री रात का दर्जा हरारत, और पूरे दिन आज धूप रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। इसी तरीके से सांबा पर एक फटाफट से नजर 6.5, पुंछ के अंदर 5.3, लेह के अंदर और द्रास के अंदर सबसे सरतरीन इलाके यही 2 रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जहां लद्दाख सूबे के अंदर, लेह के अंदर 8.6 डिग्री माइनस रिकॉर्ड किया गया है। आज दर्जा हरारत में दिन में भी असर रहेगा, और द्रास के अंदर भी 11.2 जो सबसे सरतरीन इलाका है, और वक्फे वक्फे से आज वहां पर सूरज मेहरबान तो होंगे, लेकिन गर्मी की शिद्दत उतनी नहीं दिखेगी। चलिए जनाब, वेदर अपडेट के बाद जरा बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने अपनी बाज़ाबादकारी का मामला अपने हाथ में लेने की बात कही है, और यह साफ कर दिया है कि बाज़ाबादकारी मामले में अगरचे हुकूमती इदारों की तरफ से कई बुलंदबाग दावे किए गए, लेकिन जमीनी सूरत हाल पर वो अमलाते हुए कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इल्जाम यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही वजह है कि बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीरी पंडितों ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अलहदा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, और ये पहली हाउसिंग सोसाइटी कश्मीर वादी के अंदर रजिस्टर हुई है। कश्मीरी पंडितों की तरफ से रजिस्टर की गई है कम्युनिटी के लिए पहली हाउसिंग सोसाइटी जो वादी के अंदर रजिस्टर की गई है। फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इसकी हो गई है, और कश्मीरी डिस्प्लेस्ड जो है उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर मकान बनाया जाए, किस तरीके से उन्हें दुकान दिया जाए, उस ज़िमन में यहाँ पर प्रॉपर्टी को बनाया जाए, उस ज़िमन में ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। इस कमेटी के अंदर फिलहाल 11 कश्मीरी पंडित भी हैं,
11 कश्मीरी पंडित और 2 सरदार भी इस ज़िम्मन में दिखाई दे रहे हैं कि जो इस कमेटी के अरकान माने जा रहे हैं। कम्युनिटी का मानना है कि इलेक्टोरल गेन्स के लिए हमेशा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 2019 में 419 फैमिलियां जो श्रीनगर आना चाहती थी, अभी तक भी उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा मंसूबा यह है कि तकरीबन 100 कनाल की ज़मीन ली जाए, जो इन लोगों के अंदर दी जाए जो यहाँ कश्मीर के अंदर अपने घर बनाना चाहते हैं। सतीश मालदार जो इसकी पहल कर रहे हैं, उनका मानना है कि कश्मीरी पंडितों ने अपनी तमाम जायदादें पहले ही बेच दी हैं, उनकी बाज़ाबात करी, यहाँ पर कैसे हो आइसोलेटेड प्लेस में उन्हें नहीं रखा जा सकता है, और यही वजह है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बनाई गई है, और इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए से हुकूमत से ज़मीन ली जाएगी जो कश्मीरी पंडितों को दी जाएगी, जहाँ पर वो रह सकते हैं। एक तरफ से यह, दूसरी तरफ से वजारत दाखिला के अंदर भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर इस ज़िम्मन में दिख रही है, और वजारत दाखिला भी पॉजिटिव नोट इसको आगे दे सकता है। सतीश मालदार ने थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू की, अपनी बात रखने की कोशिश की। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय और अपने स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कुछ दिनों पहले हमें पता लगा कि उन्होंने कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने मिलकर कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए थे, सिविलाइजेशन कोलैप्स जो हुआ था 1990 में, और उसकी वजह से जो लोग यहाँ पर विस्थापित हो गए थे उनको बसाने के लिए एक पहल कर रहे हैं। जबकि ये बात भी सच है कि पिछले 33 सालों में जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं वो नाकाम रही हैं, फेल्ड रही हैं। उन्होंने जुमला कहा, आज तक कश्मीरी पंडित के लिए कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ वॉलंटियर्स ने मिलकर सबसे पहले 2014 में अपना गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जी के पास एक वॉलंटियर लिस्ट सौंपा था कि जो खुद से अपने वतन को घर जाना चाहते थे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2019 में भी एक लिस्ट अपने गृह मंत्री जी को दिया था कि हम यहाँ पर वापस ये लोग जो है वॉलंटियर कर रहे हैं कि अपने वतन को जाना चाहते हैं। ये जस्ट इट्स नॉट मैटर ऑफ होम, इट्स अबाउट getting connected with the roots in the culture, our ancestors, our temples, everything. 33 साल से जब से हम विस्थापित हुए, हमारे कल्चर वर्चुअली इरेज हुआ है, और किसी ने सरकार ने इस छोटे से समुदाय को संभालने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अभी आप सबने देखा कि जितने भी JNK में इलेक्शन हुआ, जितने भी रीजनल पार्टीज थे या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि वो कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमने भी एक प्रयास लगाया कि जबकि डिस्ट्रेस सेल एक्ट था वो भी एक तरह से फेल ही हुआ, और बाकी भी प्रावधान की प्रॉमिस किए थे वो सारे फेल हुए। अब कहने की बात है को काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मकान बेचे हैं या मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा अपना मकान। आज की डेट में हम वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमने एक प्रयास किया, इसको हम शेप दे दें, उन लोगों को सब इकट्ठे करें एक बैनर के नीचे, ताकि हम वापस से अपने कश्मीर को जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को ये है कि ये एक बहुत बड़ा जो है कि मौका है सरकार के लिए। लास्ट टाइम जब पलायन हुआ था, ज़ैनुल आबदीन ने कश्मीरी पंडितों को वापस लाया था। आज एक सुनहरा मौका। चलिए, तो ये थे कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब शुमाली कश्मीर के पट्टन की भी करते हैं, क्योंकि पट्टन के अंदर चंद रोज़ कबल एक हिट एंड रन मामला सामने आया था, जिसके बाद ही पुलिस ने केस दर्ज किया और उसके साथ साथ ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और कल शाम पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है कि जो मुलविस ड्राइवर है, जिसने गाड़ी से टक्कर मारी एक शख्स को, जिसमें उसकी जान चली गई थी, उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि करीब जब ये मामला पेश आया था उसके बाद ही जब केस दर्ज हुआ है, तो उसके बाद ही करीब 50 CCTV फुटेज को खंगाला गया है, जांच चेक किया गया है, जिसके बाद ही उस गाड़ी का पता लगाया गया है और तकरीबन 3000 गाड़ियों का रिकॉर्ड जो है वो खंगाला गया है, जिसके बाद ही ये देखा गया कि जो ड्राइवर है वो कौन है और गाड़ी कौन सी है। गाड़ी की पहचान हुई है, जिसके बाद ही जब गाड़ी की पहचान हुई है तो उसके साथ साथ ही फिर ड्राइवर का भी पता लगाया गया है और उसके बाद ही कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पलहालन पट्टन के अंदर रवा माह की 15 तारीख को एक हिट एंड रन मामला सामने आता है, जिसके नतीजे में एक मुअम्मर शख्स को
टक्कर मार दी जाती है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होता है और शदीद जख्मी हालत में जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसके बाद ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। और जब जो सीसीटीवी कैमरा देखा गया, उसको जांच की गई, उसको खंगाला गया, तो एक जिस गाड़ी ने ये टक्कर मार दी, उस शख्स को उसका पता लगाया गया और कल उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका ताल्लुक जिला बडगाम से बताया जा रहा है। और इस सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी जनगाम बडगाम से उसका ताल्लुक है और उस गाड़ी का नंबर JK04J0917 जो इसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिला बडगाम से उस ड्राइवर का ताल्लुक है, जो कि मौके से उस वक्त फरार हुआ था। चलिए बढ़ते आगे बात जरा, जहां हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो ट्रैफिक के हवाले से एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त ट्रैफिक हुकाम की जानिब से लगातार मुहिम तेज कर दी गई है। जब से श्रीनगर के टिंगपुरा इलाके के अंदर जो वहां पर जो मामला सामने आया था, जिसमें 2 नाबालिग लड़कों की जान चली गई थी, उसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस की जानिब से श्रीनगर और दीगर इलाका जात के अंदर ट्रैफिक मुहिम तेज कर दी गई है। लेकिन कल श्रीनगर के अंदर SSP ट्रैफिक श्री मुजफ्फर शाह की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है, हुक्म जारी कर दिया गया है कि आज से जो बाइक चलाने वाले हैं, एक तो बाइक चलाने वाला उसके पास भी हेलमेट होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो फ्लो ड्राइवर जो बैठा होगा उसके साथ उसको भी हेलमेट लगाना लाजमी करार दिया गया है। और आज से इस हुक्मनामे को ज़मीनी सतह पर अमलाया जाएगा। SSP ट्रैफिक की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसके हिदायत दी गई है कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो भी बाइक चलाएगा, एक तो बाइक चलाने वाले के पास भी हेलमेट होना जरूरी है, उसके साथ साथ ही अगर उसके साथ एक और बैठा होगा बाइक पर तो उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। और अगर किसी के पास हेलमेट नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक तो उन पर जुर्माना होगा और उसके साथ साथ ही वो बाइक भी सीज हो सकती है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर SSP ट्रैफिक स्टी की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और जब से ये मुहिम जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर शुरू की गई है, तब से वादी कश्मीर के अंदर सड़क हादसात में काफी कमी नजर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने स्कूटी चलानी है, 2 व्हीलर का कोई भी चीज चलाना और आपका साथी आपके साथ है, दूसरा सवारी आपके साथ है, दूसरा आदमी आपके इस बाइक पर है, तो आप दोनों के लिए हेलमेट को लाजमी करार दिया गया है। और आज से बाज़ाब्ता तौर पर हेलमेट न रखने पर आपको जुर्माना होगा। श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज कर दिया गया है। कल रात देर गए तक समझाने की कोशिश की गई थी, आज से कानून पर नाफिजुल अमल करने की बात कही गई है। अगर याद रखिएगा, श्रीनगर शहर के अंदर रवा गर्मियों के दौरान 394 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 50 लोगों की मौत हुई, 411 जख्मी हुए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के कुल सूरत हाल को जब आप देखेंगे तो 4990 रोड एक्सीडेंट्स में हैं, जिनमें 703 लोग मारे गए हैं, 6820 लोग जख्मी हुए हैं। और ये भी साफ कर दिया गया कि तकरीबन 12 लाख के करीब चालान जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए गए हैं। चालान हो ना हो, लेकिन हुकूमत की रिट चलनी चाहिए। और ये जो नया फैसला लिया गया है कि अब बाइकर को और बाइक के पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर सफर किया हो, जो जम्मू से बाहर चले गए हो, तो उनके लिए पता होगा कि दिल्ली हो या दीगर रियासतें हो, वहां पर हेलमेट को लाजमी करार दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की। ये बड़ा अच्छा कदम है, आम लोगों की तरफ से इसको सराहा गया है और इसको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एनफोर्स किया जाए, इस जिम्मन में हुकूमती इदारों को मुतहरिक रहने के लिए भी कहा जा रहा है। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से जब हम ये खबर आपके सामने रख रहे हैं तो उम्मीद लोगों की यह भी है कि 3 व्हीलर्स यानी जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं उन पर भी नकेल कसी जाए और जिस तरीके से सुबह और शाम वो मनमानियां कर रहे हैं उस पर रोक लगी जाए। और ये जो मीटर वाला पूरी मुल्क के अंदर निज़ाम है और जम्मू कश्मीर के अंदर कई बार इस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन मीटर चले नहीं, अब की बार मीटर चले और बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम उसी पर
आगे बढ़े, इस पर भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अब सख्ती के साथ काम करना होगा। लगातार व्यूअर्स, लगातार लोग जो है वो ये चाहते हैं कि महकमा ट्रैफिक अब अपनी वजूद को मनवाए और अपनी बालादस्ती को मनवाए, और ये जो नेक्सस बीच में है बहुत सारे लोगों का, इसको काटने में कामयाब हो। अब हम इनके साथ हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि आज से अगर आप 2 पहिया वाली गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास हेलमेट है तो ठीक है, अगर आपके पीछे जो आदमी बैठा उसके पास हेलमेट नहीं है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आज से यह हुक्म शहर श्रीनगर और कश्मीर सूबे के अंदर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी ट्रैफिक के हवाले से। यहाँ पर रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो उस मुहिम की तरह बात करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उसके पास भी जाएंगे और आपकी फ़ोन कॉल्स भी आज इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाज़रीन, अब ज़रा उस मुहिम की बात करते हैं जिस मुहिम की शुरुआत की गई है गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर वादी कश्मीर के अंदर जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो शादी की उम्र उसके बावजूद भी उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। क्या कुछ वजूहात है हम सब जानते हैं, क्योंकि रसूमात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि शादी करना मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ ही जो अपना करियर को लेकर पहले उसकी तलाश में रहते हैं, तालीम की तलाश में रहते हैं, पहले तालीम हासिल करना चाहते हैं, पीएचडी और दीगर डिग्रियां, और उसके साथ साथ ही जब डिग्रियां मुकम्मल होती हैं तो उसके बाद ही वो रोज़गार की तलाश में रहते हैं, जिसके साथ साथ ही उनकी उम्र जो है शादी की उम्र वो उसकी हद को पार करके फिर उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं और उसकी शरह जो है आए रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। हमारे साथ उलमा भी जुड़ रहे हैं, कुछ प्रोफेसर, उस्ताद और दीगर जितने भी ज़िम्मेदार सोसाइटी के हैं वो भी अपनी राय इस प्रोग्राम में रखते हैं, ताकि हम सब उस पर काबू पाने के लिए अपना जो रोल होगा वो निभाए। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर अनीसा खान, एसोसिएट प्रोफेसर IUST यानी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीसा खान इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनकी उम्र तो जाती हैं, पहले एक तो वो तालीम के साथ जुड़े रहते हैं अपनी डिग्रियों को लेकर, जब डिग्रियां कंप्लीट होती हैं फिर रोज़गार की तलाश में रहते हैं और रोज़गार की तलाश में चलते चलते जब रोज़गार नहीं मिलता है तो फिर वो शादी की उम्र भी उसी तलाश में उनकी निकल जाती है और उसके बाद ही उनकी शादियाँ भी नहीं होती है, जिसके साथ साथ ही वो जिस्मानी से लेकर जहनी तनाव के भी शिकार होते हैं। ऐसे में
क्या जो रसूमात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही हैं, क्या ये एक अहम वजह है या उसके साथ साथ ही क्या कुछ दीगर वजूहात है, और इस पर काबू पाने के लिए हम सबको क्या कुछ जिम्मेदारी और क्या कुछ रोल निभाना होगा? जी शुक्रिया मुझे गुलिस्तान न्यूज़ पे बुलाने के लिए। और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू पे ये जो एक मुहिम छेड़ी है, इसकी बहुत काफ़ी टाइम से बहुत ज़रूरत थी इसकी हमारे समाज में। तो जब हम लेट मैरिजेस की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लेट मैरिजेस की वजह से क्या क्या ऐसे इम्प्लीकेशंस है, क्या ऐसे असरात है जो हमारे सोसाइटी पे पड़ते हैं, मुज़िर असरात जो हमें बहुत सारी मुश्किलात से दो चार कराते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि नौजवान और उनके माँ बाप जहनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बच्चे शादी की उम्र को पार कर चुके हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि लेट मैरिजेस के बहुत और भी असरात हैं। इसका असर हमारे कौमी सतह पे भी पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारी पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस पे पड़ता है जी। आपको ये तो हम सब जानते हैं कि जब लेट मैरिजेस होती हैं तो अक्सर क्या होता है कि उसके बाद बच्चा होना मुश्किल होता है या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये इसी वजह से क्या हो जाता है कि फर्टिलिटी रेशियो जो हमारा है और चाइल्ड बर्थ जो हमारी है वो डिक्लाइन होती जाती है। और उसके असरात ये होते हैं कि एक टाइम आता है कि पूरे एक समाज में जो है बच्चों की जो तादाद है वो कम होने लगती है और सोसाइटी में जो प्रोपोर्शनेटली बूढ़ों की तादाद जो अबव 60 एज है ईयर्स के एज है उनकी तादाद बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन। और आजकल दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक बहुत बड़ा मसला करार दिया है कि जहां एजिंग पॉपुलेशन है, चाइल्ड बर्थ डिक्लाइन हो रही हैं और ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी पे असर है। तो अगर आप देखेंगे जापान जैसी बहुत ही जिसको हम कहेंगे बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ा एक मसला है। ऐसे ही सिंगापुर जैसी कंट्री, हांगकांग, एशिया में भी बहुत सारी, साउथ कोरिया, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके साथ डील कर रही हैं, लड़ रही हैं, फिनलैंड वगैरह, जर्मनी, ग्रीस, इन सब के जो है ये मसला बना हुआ है। और रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ चाइल्ड बर्थ कम हो जाती हैं तो हमारी एक पॉपुलेशन जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। तो न सिर्फ इसके मंशियाती असर है, न सिर्फ इसके सोशल असरात हैं, इसके प्रैक्टिकली भी हमारी इकोनॉमी पे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत सारे असरात होते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये कैंपेन आप बहुत टाइम से चला रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपने इन सारे मौजूदों पे बात करी। डॉक्टर साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट है ना कि अब जब हमने इसको ब्रॉडर कैनवस में देखा, आपने एक अच्छा पहलू देखा कि देखिए अभी ठीक है शादियां नहीं होंगी, ये लगता है कि छोटा इशू है, लेकिन जब आप इसे बड़े कैनवस पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है, हमारी आने वाली फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और आज भी जब हम इनफर्टिलिटी रेट और दीगर चीज़ें देखते हैं तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? हवा की बेटी इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? क्योंकि पूरा मामला आप ही के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्या हल हो सकता है? कहां से इसको टेक ऑफ करें ताकि इसका हल निकाला जा सके? जैसे आपने कहा कि टेक ऑफ करने के लिए और इसका हल निकालने के लिए हमें इसकी सबसे पहले वजह जो है वो जरूरी है समझनी। तो आपने ऑलरेडी वो अपने इब्तिदाई जो तासुरात दिए उसमें कहा कि बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, शादियां मुश्किल हो गई, मैरिजेस हैव बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब शादियां मुश्किल हो जाती हैं ना तो ये एक बहुत बड़ा, और वो क्यों मुश्किल हो रही हैं उसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो हम सब जानते हैं हमने शादी को एक ऐसा मसला बना दिया है कि जहां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ही शादी अंजाम पा सकती है और गरीब लोग जो है जो इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इसको डिले करते रहते हैं कि चलो जब पैसे आएंगे हम शादी करेंगे बच्चों। एक बहुत बड़ा ये रीजन है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से शादियों में ताखीर हो रही है और शादियां मुश्किल हो रही है। जैसे सबसे पहले मैं बताऊंगी, पेरेंट्स और बच्चे दोनों, यूथ दोनों आजकल बहुत चूजी हो गए हैं। जब शादी की बात आती है तो लाइफ पार्टनर परफेक्ट चाहिए,
चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। लड़का है तो उसको परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, वो लड़की पढ़ी लिखी हो, वो नौकरी। अब ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है आजकल। सबसे पहले ये पूछते हैं लड़की नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही है, यू नो। और फिर वो किस खानदान से है, वो उनका कास्ट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके चाचा ताया मामा क्या कर रहे हैं। इतना चूजी हो गए हैं। फिर जब लड़कियों की बात आती है, मैं कहना चाहूंगी एज ए फीमेल, ये हम लड़कियों को समझना पड़ेगा कि शादी में अगर हम चाहते हैं कि हमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो हम लड़कियां भी जब चूज करती हैं तो बहुत चूजी हो जाती है। लड़का सेटल भी हो, फिर वो छोटा भी हो, फिर वो उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, यू नो एवरीथिंग वी आर आस्किंग फॉर। तो जितना ज्यादा हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो दोनों जो है चूजी होते गए हैं, उसकी वजह से भी शादियों में मैच मिलना, अप्रोप्रिएट मैच मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर जितना उम्र बढ़ती जाती है फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक और इशू में, एक और पहलू की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि शादियां हमारे यहाँ टूट रही हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। ये देखकर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो डर रहे हैं, वो बहुत डर रहे हैं, और वो और ज्यादा चूजी हो रहे हैं, वो और ज्यादा एप्रीहेंसिव हो रहे हैं। और उनको लगता है कि शादियां टूट रही हैं, नहीं मैं तो पहले ही इंश्योर करूंगी कि यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि मेरी शादी ना टूटे, मेरी शादी जो है वो बनी रहे। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से शादियां मुश्किल होती जा रही हैं, शादियों में बहुत मसले होते जा रहे हैं। और यंग पॉपुलेशन हमारी जो है कहीं ना कहीं, हमारी यंग पॉपुलेशन अब शादी के नाम से थोड़ा बहुत डरने भी लगी है, जो मैं देख पा रही हूँ अपने आसपास। कि मेरे पास जब हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, कभी कभी सवाल पूछती हैं, मैडम आपको क्या लगता है हमें शादी करनी चाहिए? डर है बच्चों में, ठीक है। तो बहुत सारे पहलू है, मैं नहीं कहूंगी सिर्फ यही 2 पहलू है, बट बहुत। तो सबसे पहला स्टेप जो हमें इस मसले को हल करने के लिए लेना होगा वो ये होगा कि हम समझे कि वजूहात क्या है, कि किस वजह से शादियां नहीं हो रही हैं, टाइम पे मुश्किल हो रही है। सो व्हेन वी नाउ थिंक अबाउट कि स्ट्रेटजीज हमें क्या यूज करनी चाहिए। देखिए, मैं फिर से कहूंगी, मैं आपका बहुत शुक्र अदा करती हूँ और बहुत मुबारक आपको देती हूँ, ये कैंपेन आपने चलाया, क्योंकि मेरे हिसाब से यही है स्टार्टिंग पॉइंट इस प्रॉब्लम को हल करने की। ये जो कैंपेन आपने अभी स्टार्ट करा है, यही कैंपेन हमें बिगर कैनवस पे ले आना है। ये सिर्फ महदूद नहीं रहना चाहिए गुलिस्तान न्यूज। ये कैंपेन हर जगह अब पहुंचना चाहिए, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहुंचना चाहिए, हमारे मस्जिदों में ये डिस्कशन होना चाहिए, हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे ये डिस्कशन होना चाहिए, हर जगह ये डिस्कशन अब होना चाहिए। तो द बिगिनिंग इज दिस, यही शुरुआत है जो आपने शुरू किया है, जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले एक सेंसिटाइजेशन। देखिए, हम जब लोगों से बात करते हैं ना लेट मैरिज की, अक्सर लोगों को पता सिर्फ ये लगता है अरे प्रेशर है सोसाइटी का इसलिए लेट मैरिज मसला है। नहीं, हमें पहले लोग ये समझाना पड़ेगा सबको कि ये लेट मैरिज सिर्फ इसलिए मसला नहीं है कि सोसाइटी का प्रेशर। लेट मैरिज इसलिए मसला है कि इसके हम पे प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे असरात हैं जो हमारी तरक्की को रोकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद जब हम वो कैंपेन एक सेंसिटाइजेशन का चलाएंगे, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे, हमारे मीडिया पे पर्टिकुलरली आप पे बहुत बड़ा फर्ज आयद होता है इस चीज का। ये पहला एक कदम होगा कि हम लेट मैरिजेस की जो वबा हमारे यहाँ सोसाइटी में फैली हुई है उसको हम कर्व कर सकें। दूसरा, मुझे लगता है शादियां आसान करने के लिए कुछ चीजें हम एज सच एज ए सोसाइटी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ साल पहले इत्तेफाक हुआ, मैं मलेशिया गई थी कुछ अपना अपनी एकेडमिक्स को लेकर, कुछ असाइनमेंट को लेकर। तो वहाँ मैंने वहाँ एक बहुत अच्छी चीज देखी। मलेशिया जो कंट्री है वहाँ पे तकरीबन एक साथ जो है लड़के लड़कियां हर एक शोबे में, चाहे वो इंडस्ट्री है, एकेडमिक्स है, कहीं पे भी है, मर्द और औरत बहुत शाना बशाना एक साथ काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं हैरान हो गई, मैंने जब उन औरतों से वहां बात की, मैंने देखा उन सबके कम से कम 3, 4, 5 बच्चे थे। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कंपनीज में, बट एट द सेम टाइम आपकी बहुत अच्छी हेल्दी फैमिली है, 3, 4, 4 बच्चे कम से कम सबके हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो मुझे ये पता चला कि बहुत सारे रीजन है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, वहाँ शादी जो है वो बहुत आसान बनाई गई। वहां शादियां उन्होंने ये कहा कि शादी हमारे लिए मसला नहीं है,
हम प्रॉपर एज जो ही हमें आती है, मतलब एंड दे मैरी वेरी अर्ली, वो बहुत कम एज में शादियां, कम एज में मीनस 24-25 की एज में वो शादियां करते हैं। और उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, शादी एक बहुत बड़ा मसला नहीं है हमारे। उसका रीजन एक ये भी है कि वहाँ मेहर को लेकर, वहाँ शादी के अखराजात को लेकर, खर्चों को, जो खर्चात होते हैं उनको लेकर मसले नहीं, वो बहुत सिंपल तरीके से शादी करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बन जाती है कि शादी को आसान बनाए, निकाह को आसान बनाए। एक तो वो एक जरूरी पहलू है। दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल्स की बहुत जरूरत है। नौजवान आगे आए और मिसाली तौर पे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से शादी करके एग्जाम्पल्स क्रिएट करें, जो बाकी, क्योंकि इस तरीके से जो बाकी यूथ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इस चीज को एमुलेट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और एक दौर चलेगा जहां पे हमारे यहाँ जो सिंपल शादियों का जो रिवाज है वो बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई दिनों से जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे, आज 28वीं किस्त है हमारी, 28वां एपिसोड है, तो अक्सर हर किस्त के अंदर, हर बात के अंदर ये कहा गया कि जनाब तब्दीलियाँ तो लाना चाहते हैं, लेकिन घर का जो निज़ाम है, वहाँ पर जो अहल खाना हमारे हैं, फीमेल फोक है, वो कुछ ऐसी चीज़ें राइज कर देती है हर बार कि मुसीबतें खड़ी हो जाती है। अब की बार ये वुमेन फोक को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरी बहन पर कितनी जिम्मेदारी है कि भैया अब हम ज़रा सुधर जाएं, क्योंकि हालात बहुत ऊपर चले गए हैं, हमारी नाक से ऊपर पानी चला गया और जीने के लिए हमारे पास बहुत महदूद रास्ते बचे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इनहेरेंटली कोई औरत के अंदर ये नहीं है कि उसको राइज करनी है रसूमात, लेकिन क्या होता है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइज करना। अब इतने डेकेड्स से, इतने टाइम से ये चीजें चल रही है, अब औरतों ने और मतलब सोसाइटी ने इसको इंटरनलाइज किया है कि शादी में ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, ये सब तो करना ही है। उस चीज को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को एडवोकेट करती हूँ कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा उन बच्चियों को, क्योंकि वो हमारा आगे मुस्तकबिल है। जब हम बच्चियों को एजुकेशन, चाहे वो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज हैं, जब हम वहाँ उनको काउंसलिंग करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, अवेयर करेंगे, तब जाके ये बात घरों में पहुंचेगी और वो काफी हद तक जो है इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने घर में माओ बहनों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि देखो ये सही नहीं है, हमें अब चेंज लाने की जरूरत है, इसके नताइज हमारे लिए बहुत बुरे हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी, आपने जो सवाल पूछा बहुत सही है। इसको कर्ब करने के लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पर्टिकुलरली जो लड़के लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। सो वी शुड हैव mass sensitization programs in universities and in colleges to sensitize youth about ill effects of late marriage. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अदीमुल फुर्सत आप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, हमारे साथ बात की, व्यूअर्स तक अपनी बात को पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब वक्त हो गया जी, आपकी फ़ोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। जब तक आपकी कॉल हमारे पास आती है तब तक हम आपको एक वेटलैंड की कहानी बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं आपको कि किस तरीके से हमने आबी पनाह गाहों को तबाह किया है। और ये तबाही का मंजर जहाँ एक तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारी शादियां और दीगर चीज़ें जो चल रही है, दूसरी तरफ से कुदरती ख़जाने भी हमसे ख़त्म हो रहे हैं और जो मेहमान परिंदे आते थे उन्होंने आना भी बंद कर दिया है। नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं हाईगाम वेटलैंड की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है और जिसकी वजह से वो एक ज़माने में जहाँ इन महाजिर परिंदों यानी कि जिन्हें हमें माइग्रेटरी बर्ड जो है वहाँ पर आते थे, उनके लिए एक पनाहगाह थी, लेकिन उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। माना जा रहा है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जो अदम तवज्जा ये जो वेटलैंड है उसकी हालत उसकी वजह से अबतर हो गई है। करीब करीब 1600 कनाल पर जो मुहित ये वेटलैंड है इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि एक तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई है और दूसरा जो हुकाम और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से इसकी लापरवाही, गैर संजीदगी की वजह से इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और अब माना जाता है कि ये जो इकोसिस्टम का जो पूरा जो ये माहौलियाती निज़ाम है वो उसकी वजह से वहाँ बिगड़ रहा है और उसकी वजह से वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आना बंद हो गए। लेकिन माना जाता है कि अगर इन माइग्रेटरी बर्ड्स का ख्याल रखना होगा तो हम सबको ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि जो वेटलैंड्स हैं उनका खास ख्याल रखना है,
क्योंकि जिस तरह से हम ही लोगों ने इन वेटलैंड्स पर नाजायज़ तरीके से गैर कानूनी तौर पर इस पर कब्जा किया हुआ है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन वेटलैंड्स की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। 1600 कनाल पर मबनी हाईगांव वेटलैंड तबाही के दहाने पर, कहीं पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है, खेल का मैदान बना हुआ है, कहीं पर नाजायज़ कब्जे हैं और इस बीच मेहमान परिंदे नहीं आए हैं। कई बार इस हसास मामले पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक भी इन आबी पनाहगाहों को नहीं बचाया गया। अब मकामी आबादी को यहाँ से क्या फ़ायदा था? एक नदरू निकलता था, फिर कुछ और अक़साम की चीज़ें यहाँ से निकलती थी जो शायद मकामी आबादी के लिए बाइसी फ़ख्र भी था और उनकी जो रोज़मर्रा की आमदनी थी वो भी बढ़ती थी। लेकिन वो सारी चीज़ें एक एक करके अब ख़त्म हो रही है। एक तरफ से हमने इसको तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, दूसरी तरफ से हमने इसको और किसी चीज़ के लिए अब यूज़ करना शुरू किया, मेहमान परिंदे आने ने बंद कर दिया और सूरत हाल ये है कि माशरती तौर भी अब ख़त्म हो गए हैं और इखलाकी तौर पर भी हमारी पस्ती का हाल आज के दिन में ये है। हाईगांव वेटलैंड आपके सामने तस्वीरें हैं। चलिए नाज़रीन, यहाँ पर खबरों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है जब आप फ़ोन करें टीवी की आवाज़ बंद करें और साथ ही साथ अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा। तो हमारे साथ पहले कॉलर हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हेलो नाम वन तो आज कत पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस असलम पापड़ पे जी मोहम्मद असलम साहब वनियो आज वन बह तुम कह यह करो अफसरन निश पेश। आज वन बह तुम ब्या गाड़ियन मुतलिक मे लट तुम वोनमुत रात आज बह श्रीनगर पे RTC गाड़ी मज न कि स्मार्ट सिटी RTC गाड़ी मज पापर तान अत लकट लड़के दिवान पापर तमिस बिखर सिंद पे बिचार क्रैक अम पत खोत ये खोत 5 तान रट अम कैसे किराय 5 तान सवार वस तमिस रोटन थोन चंदस पत 5 मे नश आव मे हमसाय तह लर मे दोस गोबरा ऐ क्या दित इन टिकट दपन हत दिवान कह 2 रुपये कम कह 3 रुपये कम तो वह क्या दिमोक पत आव बे फिर तो दोपन वह पाय असली मसल क्या मे दोस क्या दोपन मे 31 सीटल गाड़ी मे 600 रुपये भरन कुन हालत मज फेर मे भरन चाहे बह खाली यम या न यम बे मे वस्त सुन बत वत थवन बे बह शामस ये बह पोस भरने गसान यह बिचार वन चजरस पन्नस मज दोपन ये बह पोस भरने गसान तत प्यारान तिम कैश रटान गोड़ कह गोड़ रटान तिम पन्न हिस्से मे रुपये 7-8 पेवान तिमन पर डे दिन अगर न बह दिमन मे नेक्स्ट डे छुट्टी बह 6,000 रुपये रेतस निवान तनख्वाह वह वन तो तुम ये सैनिस स्टेटस मज यह हाल कमिस अफसरस करो ब्रो कुन शिकायत दपोस हे ये दलील ये अफसर मुलवस तो क्या करो बाकिन आज वनो न बह तुम कह कि तुम करो अफसरस निश पेश क्या लट वोन मे यम कहन गौर ये सैनिस स्टेटस पे कर। सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये जो जिसकी अक्कासी की गई ना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, स्मार्ट बस की नहीं। हमने कहा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में किस तरीके से खसारे पर जा रहा है और आज भी कोई इसका देखने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। और मुझे उम्मीद है मज़कूरा वज़ीर साहब तक ये बात जाएगी, डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है कि अभी भी दरपर्दा इसको तबाह करने की कोशिश हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब बाट साहब उमर बडगाम पे जी बाट साहब वन तो आसिफ साहबस वो काल स्टूडियोस मज खैरियत आसिफ साहब छुट्टी पे इंशाल्लाह 21 दोन ताम वातन तिम जनाब 2 सवाल गोड़ बूझो सवाल तो पत वन जवाब गोडनुक सवाल तो ये खानरस पे कत कर जन मौलाना साहब आसान निकाह पर्न खतर तम गोड़े डिमांड करान तिमन ताम रूद पे क्या इंसान कर। दोम सवाल इस हुम रोड तुम जहन मज मे कोर वारे फिर अत फी वरी कड़ान दिवरी कन तो लागान पोजन लागे बे कुन त्रेयम कत जनाब अस आबच पोहरा वारिया काल वोत मे करान गुजारिश मुकुर आब चलान। चलो शुक्रिया कॉल करने खातिर।
चलिए जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इशफाक साहब सफा कल पे अब्दुल मजीद कर अर्ज पावर शेड्यूल 3 गंटे दोहस थान दोहल 4 गंटे निमान वन दोहलू कह मगर शाम 9 बजे निमान पावर अल्लाह ताला पे 10 बजे रात बहुत दपान बन क्या ताबनस मज ओतान रात पावर यन पे आए वन पन तन पे 22 बज रोज 3 बज रोज ब्रो 6-7 आज 1100 रपी फीस यूत अजाब ग अल्लाह ताला पे 12 बजन तान टावन पे योतान पावर त्रावन दोहलू मसले दोहले गंटे कर कम शाम कर खुदा गवाह तूत अजाब अल्लाह ताला तुल सही बिजली हूं बोड़ बहरान वनकस दुरुस्त रियासत और स्पेशली श्रीनगर अंदर सूबे कशीर अंदर और तकरीबन 800 मेगावाट या 900 मेगावाट कमी गसान और यह वजह कि सूरत हाल से पे बन उम्मीद है कि इन वाले कैसे दोन मंद मिली का राहत अत अंदर। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि बिजली की आंख में चोली बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। लास्ट 2 कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कुलगाम से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यासिर। जी यासिर साहब बताएं। मैंने इससे पहले भी आप पिछले साल कॉल की थी शायद। आजकल ये दोष है, गुनाह है कि मौलवी बनना है, क्योंकि मौलवी की बात आगे तक नहीं पहुंचती है। अभी ये भाई भी बात कर रहे थे कि मौलवी पहले डिमांड करते हैं, वहाँ वो लॉस वगैरह आते हैं, वो 2-2 लाख लेते हैं, मौलवी के 2000 पर बात उठती है। तो वो आप छोड़िए, हमारा रोजगार ही यही है। दूसरी बात मैंने आपको कहा था रास्ते के बारे में, हमारे जमीन का रास्ता है वो हमें वहाँ रास्ता किसी ने बंद किया है। 3-4 मरतबा मैंने कारी साहब के नाम से आपसे बात की थी, लेकिन वो इस जूं का तो ही मामला है। ये कहाँ पर है ये प्रॉपर जनाब? कुलगाम गोपालपोरा। कुलगाम गोपालपोरा कुलगाम। जी जी जी। चलिए बहुत शुक्रिया कारी साहब। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी। हेलो चलिए रब्ता मुनक़ता हुआ है। तो नाज़रीन फ़िलहाल अस्सलाम जी के प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है क्योंकि 10 बज रहे हैं और हमें यहाँ पर प्रोग्राम वाइंड अप करने की इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान गौहर कुछ और इशफाक गौहर को। लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज़्किरों और तबसरों का सिलसिला लगातार दिन भर जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।